हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस का फिजिक्स सब्जेक्ट। और फिजिक्स सब्जेक्ट में जो चैप्टर नंबर 14 है सेमीकंडक्टर सीखने वाले हैं हम लोग। एसएससी बोर्ड दैट इज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग 11th के फिजिक्स का जो 14 नंबर का जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, है ना, इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर। तो सब में फर्स्ट हम लोग जो पॉइंट देखेंगे वो ये देखेंगे कि भाई सेमीकंडक्टर को क्यों पढ़ना है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, है ना, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको पढ़ना है ना। देखो सेमीकंडक्टर अगर हम लोग देखते हैं तो सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जनरली जो सेमीकंडक्टर का जो भी डिस्कवरी हुआ था, जो भी उसका रिसर्च हुआ था, वो 1920 1930s के आसपास उसका रिसर्च हुआ था। उसके बाद वो उस पर और रिसर्च होते गए और उसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया, है ना। मतलब बहुत सारे चीजें चेंज हो गई, है ना। जैसे कि टीवी था, पहले वाला जो टेलीविजन आता था, बड़ा सा टीवी होता था, इतना बड़ा उसका साइज होता था ना, एकदम हेवी वाला टीवी होता था, है ना। अब जो टेलीविजन आता है हम लोग को एलईडी टीवी दिखता है ना, ऐसा बोर्ड जैसा इतना बड़ा टीवी, एकदम पतला सा, है ना, वॉल को लगा दो, एकदम स्मार्ट दिखता है अच्छे से, है ना। कलर्स भी अच्छे आते हैं ना, एकदम हल्का सा होता है, बड़ा सा टीवी, पतला एकदम, है ना, स्मार्ट दिखता है ना। उसके बाद पहले हम लोग अलग टाइप के वॉचेस यूज करते थे, आजकल हम लोग स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, डिजिटल वॉच यूज करते हैं, स्मार्ट वॉच यूज करते हैं। उसमें हर एक चीज दिखाता है, टेम्परेचर दिखाता है, ये दिखाता है, वो दिखाता है, आपकी स्लीप कितनी हुई, स्लीप परफेक्ट हुई या नहीं हुई, ये भी हम लोग को पता चलता है ना। फिर और स्मार्ट वॉचेस जिससे हम लोग हमारे सेलफोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। फिर हमारे सेलफोन्स देख लो, सेलफोन्स पहले अलग टाइप के आते थे, अभी सेलफोन्स में और टेक्नोलॉजी आ रही है ना, और चीजें इसमें तब्दील हो रही है, स्मॉल थिकनेस उसका कम होते जा रहा है, डिस्प्ले बड़ा होते जा रहा है ना। उसी तरह से हमारे लैपटॉप्स भी देख लो, है ना। तो ये सारे जो गैजेट्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो भी आज हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए है ना, जो जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, हर एक चीज में सेमीकंडक्टर यूज होता है ना। हर एक चीज सेमीकंडक्टर से बनी है। आपका सेलफोन सेमीकंडक्टर से बना है, आपका एलईडी टीवी, एलईडी मतलब क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, मतलब वो डायोड मतलब सेमीकंडक्टर, है ना। उसके बाद देखो पहले हमारे पास जो बल्ब होते थे, पीले वाले बल्ब आते थे ना, फुल वोल्टेज लेते थे वो, है ना। अभी जो बल्ब यूज करते हैं हम लोग वो एलईडी बल्ब होता है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। अगेन क्या हो गया, सेमीकंडक्टर आ गया, है ना। बहुत कम वोल्टेज पे वो चलता है ना, एकदम व्हाइट रोशनी देता है, अच्छा लगता है ना। उसके बाद देखो सोलर पैनल्स, है ना, सोलर पैनल्स भी सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं, सेमीकंडक्टर से चलते हैं, है ना। आपको पता है सोलर पैनल क्या करता है, हीट एनर्जी को लेता है, सन एनर्जी को लेता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद देखो ये जो सोलर पैनल्स है, ये सोलर पैनल्स सैटेलाइट्स में भी देखने मिलते हैं हम लोग को, है ना। अर्थ के सराउंड में सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, है ना, जिनसे हम लोग को जो भी वेदर रिपोर्ट मिलती है, कभी तूफान वगैरह आने वाला है उसकी हम लोग को जानकारी मिलती है। जितने भी टीवी चैनल्स है, हर एक का अलग अलग सैटेलाइट है जो घूम रहा है ना। उसके बाद स्पेस सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट्स भी है, हर एक कंट्री के अलग अलग, है ना। तो ये जो सैटेलाइट्स है, ये सैटेलाइट्स किससे चलते हैं, सैटेलाइट्स के अंदर भी सेमीकंडक्टर होता है, प्लस सैटेलाइट को एनर्जी कहाँ से मिलती है ना। इन सैटेलाइट को एनर्जी भी मिलती है सोलर पैनल्स से, है ना। सैटेलाइट के आजू बाजू ऐसे दो पैनल्स दिखते हैं बड़े से, है ना, वो क्या होते हैं, वो सोलर पैनल्स होते हैं जो सन की एनर्जी को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, है ना। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट हो गया, है ना, स्पेस स्टेशन हो गया, है ना। ये सारे के सारी चीजें किससे बनी है, सेमीकंडक्टर से बनी है ना। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई सेमीकंडक्टर तो हर जगह है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैक्सिमम हम लोग डेली लाइफ में हमारे यूज कर रहे हैं, हर एक चीज में सेमीकंडक्टर है ना। तो इसलिए ये सेमीकंडक्टर तो बहुत कमाल की चीज है ना, तो इसको तो पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हर जगह पे यूज हो रहा है ना। तो इसलिए सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लोग देखते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो अभी देखो 2 से 3 डेफिनेशन है इसके, 3 से ज्यादा भी डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे आपके सिलेबस में चैप्टर में हम लोग जिस तरह से इसको डिस्कस करेंगे, 3 टाइप की डेफिनेशन हम लोग को मिलेंगे, है ना। फर्स्ट डेफिनेशन आपके बुक में भी दिया है, इंट्रोडक्शन में ही दिया है कि सेमीकंडक्टर आर दोज डिवाइसेस हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैन बी टेलर्ड, है ना, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, है ना। ऐसे डिवाइस, सेमीकंडक्टर मतलब ऐसे डिवाइसेस है जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, या फिर उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उस इलेक्ट्रिसिटी को बोल सकते हैं हम लोग, है ना। उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, है ना। वैसे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं हम लोग,
सेमीकंडक्टर बोलते हैं ना। अब ये कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी मतलब एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास करंट थ्रू इट, है ना, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, है ना। तो कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग कंडक्टिविटी होती है ना। देखो सब में ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की होती है, 6.3 इंटू 10⁻⁷, है ना। उसके बाद हमारा कॉपर है, देन गोल्ड है, देन एल्यूमिनियम है, ऐसे सारे के सारे, है ना। उसके बाद हमारा जो सेमीकंडक्टर्स है, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 1.15 इंटू 10⁻³ है सीमेंस पर मीटर, है ना। इसका यूनिट क्या है? सीमेंस पर मीटर होता है, किसका? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, है ना। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट के सेमीकंडक्टर क्यों पढ़ना है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कंडक्शन इन सॉलिड, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो सॉलिड्स में कैसे होता है, या किन किन चीजों पे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिपेंड करता है सॉलिड्स में। आप लोग को तो पता है मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू बेसिकली सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, है ना। फिर फ्लूइड फर्दर क्लासिफाइड होते हैं लिक्विड और गैसेस में, है ना। तो हम लोग फ्लूइड्स या लिक्विड गैसेस के बारे में यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम टोटल डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड के बारे में, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो। और उसमें भी हम लोग स्पेसिफिकली किससे रिलेट करने वाले आज? सेमीकंडक्टर का देखने वाले, सेमीकंडक्टर देखने वाले सिर्फ, है ना। तो देखो सॉलिड्स में जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है वो कुछ चीजों पे डिपेंड होता है। उसमें से फर्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा तो उसके ऊपर क्या होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग अलग सॉलिड्स की चेंज होती है ना। देन उसके बाद सब में इंपॉर्टेंट होता है द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, है ना। द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स मतलब क्या होता है? चार्ज कैरियर्स मतलब ऐसे कैरियर्स जिनके वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है ना। जैसे अभी तक हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में जितना सीखा है, हम लोग को पता है कि करंट किस चीज की वजह से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नथिंग बट करंट, ऐसे हम लोग बोलते हैं, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम लोग चार्ज कैरियर बोल सकते हैं, है ना। अब देखो, आप सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और एक चीज आने वाली है जो आगे हम लोग देखेंगे ना। तो चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितने हैं सॉलिड्स में, उसके ऊपर भी आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड रहेगा, है ना। ज्यादा चार्ज कैरियर रहेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, कम चार्ज कैरियर रहेंगे तो कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, है ना। देन उसके बाद देखो मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब हाउ इजीली द चार्ज कैरियर कैन मूव इनसाइड द सॉलिड, है ना। जो भी चार्ज कैरियर है जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है या फिर होल्स है ना, तो ये जो भी सॉलिड के अंदर जो मूव होने वाले हैं वो कितने इजीली मूव हो सकते हैं ना। अब कैसे मूव होंगे? अगर रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मटेरियल की कम होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उसको कम आ रहा है कोई मटेरियल को, है ना। कम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहेगा तो वो फास्ट मूव करेगा, जो भी चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर फास्ट मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी फास्ट मूव होगा, इजीली मूव होगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस, है ना। तो इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है, और रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर मोबिलिटी जो है चार्ज कैरियर की वो भी मैटर करती है। उसके बाद उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद उसका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कितने टाइप का डोपिंग है एक्सेट्रा, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड में कैसी रहेगी, है ना। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी उस सॉलिड की, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है ना। अब हम लोग देखते हैं जो भी सॉलिड्स है ना, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड्स को हम लोग कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल स्कूल सेक्शन में हम लोगों ने ये सीखा है कि भाई कंडक्टर और इंसुलेटर, है ना, कंडक्टर इंसुलेटर ये चीजें हम लोगों ने स्कूल सेक्शन में सीखी है, या फिर याद आता रहेगा ना कंडक्टर किसको बोलते हैं, इंसुलेटर, ये बारे में हम लोगों ने सीखा है। देखो कंडक्टर किसको बोलते थे हम लोग? कंडक्टर मतलब दोज मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, है ना, हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, है ना, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी, है ना। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर्स बोलते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लेंगे इसका तो हम लोग क्या लेंगे? ऑल दी मेटल्स, है ना, जितने भी सारे मेटल्स है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और ऑल सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, है ना। कोई भी मेटल ले लो अभी ना, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे के सारे कास्ट आयरन, है ना, ये सारे के सारे क्या हो गए? हमारे मेटल्स हो गए, और सारे के सारे क्या है? कंडक्टर्स है ना। अब देखो इंसुलेटर किसको बोलते हैं? इंसुलेटर मीन्स दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी पुअर, है ना, और निग्लिजिबल बोल सकते हैं, एकदम पुअर रहती है, बहुत कम रहती है ना, नहीं के बराबर, है ना। वैसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंसुलेटर्स बोलते हैं, है ना।
अभी दो चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी भी थी, हम लोग को पता था कि भाई इंसुलेटर और कंडक्टर हम लोगों ने पढ़ा था। अब नया वर्ड जो हमारे लिए है वो सेमीकंडक्टर है। अभी सेमीकंडक्टर के नाम से ही हम लोग को समझ में आता है कि भाई सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब आधा, है ना, आधा क्या है वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर है। अब आधा कंडक्टर है तो आधा क्या रहेगा, आधा इंसुलेटर रहेगा, है कि नहीं। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, है ना। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है ना। ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, है ना। अब देखो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हम लोग लेंगे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, है ना, ये एग्जांपल ले सकते हैं। फिर बाद में इंसुलेटर के एग्जांपल्स को तो आपको पता है, अच्छे से पता है आपको, क्या है, वुड है, ग्लास है ना, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारी चीजें क्या है, इंसुलेटर है ना, जो करंट को इजीली पास नहीं होने देती। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कंडक्टिविटी के बेस पे हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं या फिर क्लासिफाइड कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा है ना। अब हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे, ये चैप्टर में जो हम लोग को मैक्सिमम फोकस देना है वो सेमीकंडक्टर पे देना है। अब यहां से आगे हम लोग सेमीकंडक्टर को ब्रीफ में पढ़ेंगे। आप देखो, अब सेमीकंडक्टर तो हम लोगों ने देखा कि ऐसे डिवाइसेस है जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है ना। अब कंडक्टर से तो उसकी कंडक्टिविटी कम है सेमीकंडक्टर की, है ना। अब कंडक्टर से तो उसकी कंडक्टिविटी कम है, लेकिन फिर भी सर बोल रहे हैं कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर भी यूज हो रहा है, टीवी में भी यूज हो रहा है, सैटेलाइट में भी यूज हो रहा है, मोबाइल फोन में भी यूज हो रहा है, हर जगह सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। तो कंडक्टर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि कंडक्टर की तो कंडक्टिविटी इससे ज्यादा है ना। सिल्वर, कॉपर वगैरह देख रहे हैं हम लोग 10⁻⁻7 में है, और ये जो सिलिकॉन की देख रहे हैं हम लोग, जो सेमीकंडक्टर है उसकी तो 10⁻³ में, मतलब बहुत कम है ना। फिर भी हम लोग जो सेमीकंडक्टर है इसको इतना भाव क्यों दे रहे हैं, इसको क्यों इतना यूज कर रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजंस है ना, जिसको आगे हम लोग और ब्रीफ में देखें। यहाँ पे शॉर्टकट में बताता हूँ कि सब में पहला जो डेफिनेशन देखा हम लोगों ने सेमीकंडक्टर का, क्या बोला है, तो सेमीकंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए करना भी है, अगर कर भी सकते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उससे क्या होगा, करेंगे, हो सकता है उसमें भी, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें मैक्सिमम वोल्टेज का यूज होगा, है ना। यहाँ पे ये मिनिमम वोल्टेज में एकदम आसानी से सेमीकंडक्टर में इसके कंडक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से सेमीकंडक्टर को हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो टेम्परेचर है ना, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिक्रीजेस, है ना। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर की वो कम 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 होते जाएगी, है ना। और उसी तरह सेमीकंडक्टर का उल्टा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो अब देखो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर कम हो जाएगी तो कंडक्टर्स वहां पे यूजफुल होंगे क्या, नहीं होंगे। क्योंकि आप लोग को पता है जो भी मटेरियल्स है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, करंट पास होगा तो हीट प्रोड्यूस होती है ना। हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी मटेरियल्स की, तो वो ज्यादा यूजफुल रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, है ना। तो इसलिए सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जो आगे धीरे धीरे हम लोग को समझ में आएंगे कि हाउ सेमीकंडक्टर्स आर बेटर देन द कंडक्टर्स। ओके, अब देखो, अब ये हो गया। अब मेन क्लासिफिकेशन जो होता है, जनरल क्लासिफिकेशन जो सेमीकंडक्टर का है वो हम लोग देखेंगे, है ना। सेमीकंडक्टर को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, जनरल क्लासिफिकेशन उसका, है ना। तो सब में पहला है हमारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, है ना। अब जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो बेसिक वाले सेमीकंडक्टर, दैट इज सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो गए, है ना। फिर सेकंड होता है हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई एक सिंगल नहीं है, इसको एक दो से मिलाकर बनाया हुआ है ना, कंपाउंड है ये, है ना। तो जैसे कि जिंक सल्फाइड हो गया, कैडमियम सल्फाइड होगा, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना। और थर्ड है हमारा ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। देखो, अब जो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स है ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए होते हैं, है ना।
तो अब ये जो ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स है इनका रिसर्च जस्ट न्यू रिसर्च हुआ है, इसलिए जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है इसको मोस्ट वाइडली हम लोग अभी यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, है ना। बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है हम लोग जो यूज करते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हम लोग मैक्सिमम अभी जो यूज कर रहे हैं वो एलिमेंटल और कंपाउंड सेमीकंडक्टर है ना। अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स को ज्यादा यूज नहीं किया है क्योंकि उस पर अभी रिसर्च और चालू है। ओके, समझ में आया। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, सेमीकंडक्टर का जो कंडक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो भी एकदम यूनिक होता है, सबसे अलग है, मतलब इंसुलेटर और कंडक्टर से एकदम अलग है। जैसे जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स में जो भी इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, जो भी चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, है ना। सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं प्लस होल्स भी होते हैं, है ना। अब ये होल क्या चीज है? होल मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वहां से मूव कर गया तो उसकी जो वैकेंसी, उसकी जो जगह है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? होल बोलते हैं, है ना। इसको ब्रीफ में आगे हम लोग देखेंगे। तो होल से भी कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन से भी कंडक्शन होता है, दो दो चीजों से कंडक्शन हो रहा है ना। जाके कंडक्टर में क्या होता है? सिर्फ एक चीज से कंडक्शन होता है ना। तो इस तरह से इसका जो पूरा कंडक्शन का सारा जो मैकेनिज्म है वो एकदम अलग है ना, एकदम अलग ही है सेमीकंडक्टर कंडक्टर से, है ना। तो चलो इसको और ब्रीफ में पढ़ते हैं हम लोग। इसको और ब्रीफ में पढ़ने के लिए सब में फर्स्ट हम लोग को समझना पड़ेगा बैंड थ्योरी, है ना। जो बैंड थ्योरी है इसको अच्छे से हम लोग को समझना पड़ेगा कि बैंड थ्योरी क्या है, बैंड कैसे फॉर्म होता है। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में क्या होता है? बैंड थ्योरी सॉलिड में सब में पहले हम लोग समझेंगे एब्सोल्यूट एटम के बारे में। एब्सोल्यूट एटम मतलब सिंगल एटम। अगर एक सिंगल एटम रहेगा, है ना, सपोज वो हाइड्रोजन का रहने दो, सिलिकॉन का रहने दो, कोई भी चीज का है, एक सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम में क्या रहेगा? सिंगल एटम रहेगा तो सिंगल एटम में यहाँ पे उसका न्यूक्लियस होता है ना। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, है ना, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है ना। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो अब देखो, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटम्स में और क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में होते हैं, है ना। कहाँ पे? ऑर्बिट्स में होते हैं, घूम रहे होते हैं। एक ऑर्बिट्स में परफेक्ट एक ऑर्बिट होती है उसकी, वो ऑर्बिट में ही वो घूमते हैं, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। सेकंड ऑर्बिट में हम लोग को पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके आगे के ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। तो इस तरह से ये ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते रहते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट में मूव करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इन पे होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। और जो न्यूक्लियस होता है वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है ना। अब ये बोर्स थ्योरी के हिसाब से, बोर्स थ्योरी क्या बोलती है? बोर्स थ्योरी ये बोलती है कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है उनके ऑर्बिट पे, है ना। उनके ऑर्बिट पे डिपेंड करती है किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं ना। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रहेंगे, है ना, अब हम लोग बात कर रहे हैं आइसोलेटेड एटम की, मतलब सिंगल एटम की, है ना। अब ये जो आइसोलेटेड एटम है, सिंगल एटम है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी जो एनर्जी रहेगी वो जनरली ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये पास है, पहला वाला ऑर्बिट है ना, तो न्यूक्लियस के पास का जो पहला वाला ऑर्बिट होता है उस पे न्यूक्लियस का फोर्स सब में ज्यादा होता है। ये न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो ऑर्बिट में है उनको अपनी तरफ खींच के रखता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे वो खींच के रखता है। ये तो हम लोग ने सीखा, हमको पता है ना। तो ये जो फोर्स होता है न्यूक्लियस का पास वाले ऑर्बिट, सब में फर्स्ट वाले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे ज्यादा होता है ना। तो इसके लिए एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ की ज्यादा होती है। उसके बाद आउटर मोस्ट जो उसके बाहर का जो ऑर्बिट होता है वहां की एनर्जी थोड़ी इससे कम होती है। फिर उसके बाहर के ऑर्बिट की बात करेंगे तो उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। फिर उसके बाहर का ऑर्बिट की बात करेंगे, वहां की एनर्जी और कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी अलग अलग होती है ना। तो बोर्स थ्योरी ने कुछ नंबर भी बताया हम लोग को, 13.6 इलेक्ट्रॉन, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, फिर बाद में 1.56 होता है ना। तो ये सब है, उसमें उस डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है ना। तो अब अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, अगर कोई एग्जांपल ले ले हम लोग, सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना।
Na सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 है ना, और 3s1। देखो 2 2 4 और 6 10 हो गया, और ये 1 11 हो गया। ओके, अब इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब देखो अगर हम लोग इसकी एनर्जी लाइंस की बात करेंगे, इसमें जो एनर्जी रहेगी उसको अगर ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे आएगा? अगर मैं बोलूंगा कि 1s लेवल है, 1s लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जो एनर्जी रहेगी, सिंगल एटम की एनर्जी है ना, अब 1s पे दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे है ना, और न्यूक्लियस का ही फोर्स उन पे आ रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत फोर्स रहेगा, है ना। तो मैक्सिमम फोर्स न्यूक्लियस का आ रहा है, जो न्यूक्लियस का फोर्स दोनों पे सेम है ना, तो इसलिए दोनों की एनर्जी सेम रहेगी। तो यहाँ पे एनर्जी मैं ग्राफ में बताऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसी एनर्जी की, है ना। दिस लाइन रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ 1s शेल, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 1s शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी बता रही है ना। ये हम लोग अभी सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, है ना। अब उसी तरह से अभी जो 2s है ना, 2s जो सबशेल है, 2s सबशेल में के जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना, उन पे भी सेम फोर्स रहेगा न्यूक्लियस से, है ना, तो उनकी भी जो एनर्जी रहेगी, एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा? एक सिंगल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से 2p सेल में देखो यहां पे भी एनर्जी की एक लाइन ही आएगी। उसी तरह से 3s की भी देखेंगे हम, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी भी जो एनर्जी है वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो उसकी भी एक हमने को एक लाइन ही दिखेगी, है ना। अब ये हो गया सिंगल एटम की बात, है ना। लेकिन कोई भी जो सॉलिड होता है उसका सिंगल एटम होना पॉसिबल है क्या? नहीं है। सॉलिड कभी भी कैसे एग्जिस्ट करता है? क्रिस्टल में एग्जिस्ट करता है, मतलब जो एटम होते हैं उनकी साइज बहुत छोटी होती है ना। तो सब में स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम होता है, एटम के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, तो ये जो एटम है वो बहुत छोटा होता है ना, बहुत साइज का छोटा होता है। तो अगर कोई भी हम लोग क्रिस्टल की बात करेंगे तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम रहेंगे, है ना। 1 मोल ऑफ हम लोग सोडियम भी ले लेंगे, 1 मोल ऑफ एटम भी ले लेंगे तो उसमें भी नियर अबाउट 10⁻23 21 ऐसे एटम्स रहेंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, है ना। तो अगर कोई भी पार्ट लेते हैं हम लोग, जैसे कि जितना मार्कर है इतने साइज का भी अगर हम लोग सोडियम को उठाते हैं इतना, तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स है सोडियम के, है ना। और ये जो एटम्स है ये एक दूसरे के साथ एकदम क्लोज होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, है ना। दो एटम्स में का बीच में का डिस्टेंस कितना होता है? 2 to 3 एंगस्ट्रॉम होता है ना, बहुत कम डिस्टेंस होता है क्योंकि ये सॉलिड है ना। सॉलिड में एटम्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है ना। तो अब देखो जब हम लोग क्रिस्टल की बात करेंगे, है ना, जब हम लोग क्रिस्टल की बात करेंगे तो क्रिस्टल की कहानी कुछ अलग रहेगी, है ना। अब देखो वो कैसा रहेगा? क्रिस्टल में एटम्स बहुत क्लोजली स्पेस होते हैं, है ना, और बहुत सारे एटम्स रहेंगे। एक दो एटम रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, बहुत सारे एटम रहेंगे, है ना। अब जब बहुत सारे एटम रहेंगे क्रिस्टल में तो हर एक एटम की जो पोजीशन रहेगी वो अलग अलग रहेगी, है ना। या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि भाई हम लोग जब सिंगल एटम की बात कर रहे थे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर जो फोर्सेस था वो सिर्फ न्यूक्लियस का फोर्स था, है ना, और थोड़ा बहुत इधर उधर के इलेक्ट्रॉन का था, दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का था, है ना। लेकिन अब तो पूरी कहानी चेंज हो गई, अब पूरा एकदम चेंज हो गया। अब क्या हो गया? अब ये सिंगल एटम है क्या? नहीं है, इसके ऊपर नीचे आजू बाजू आगे पीछे बहुत सारे एटम्स है ना। और हर एक एटम क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। क्यों? क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो स्पेशली जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर ये सोडियम है, सोडियम का एटम है तो इसके और एक ऑर्बिट रहेगी ऐसी ना, और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, यहाँ पे ना, तो 11 हो जाएगा ना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, 11 हो गए, 2 8 और 10 11 हो गए ना। अब आप लोग को जैसे पता है कि जो भी एटम होता है उसको क्या होना है? उसको स्टेबल होना है, उसको स्टेबल स्टेट में जाना है। स्टेबल स्टेट में जाने के लिए क्या कंडीशन है हमारी? ये कंडीशन है कि भाई जो भी ऑर्बिट है उसकी ऑर्बिट फुलफिल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसकी सेकंड ऑर्बिट फुलफिल है और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। अगर अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये दे देगा दूसरे को तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से इसके आजू बाजू जितने भी सारे जो एटम्स है सोडियम के, है ना, उनके पास भी ऐसा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो अब ये जो एटम्स है वो एटम्स क्या करेंगे? वो एटम्स चाहेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले या फिर ये चाहेगा इसके इलेक्ट्रॉन को दे दे, है ना। तो इस तरह वे में बोलूं तो क्रिस्टल में क्या होगा? बहुत सारे एटम्स है ना। एटम्स के आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारे एटम्स है ना। तो उस वजह से उस पे जो फोर्सेस आएंगी वो भी बहुत सारी रहेंगी और बहुत सारे डायरेक्शंस में रहेगी, है ना। और हर एक डायरेक्शन से जो फोर्स रहेगी वो अलग अलग रहेगी, है ना। इसको समझने के लिए सिंपल सी एक डायग्राम से भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, है ना।
जैसे कि अगर यहाँ पे सपोज ये हमारा क्रिस्टल है, वैसे तो क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ एटम रहेंगे, यहाँ पे समझने के लिए हम लोग समझते हैं सोडियम का क्रिस्टल है तो यहाँ पे इसका एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है सोडियम का। ओके अब देखो, अब ये सपोज मान लो कि क्रिस्टल है सोडियम का, है ना। अगर हम लोग सोडियम के इस वाले एटम की बात करें, है ना, ये वाले एटम की बात करें, तो अब ये वाले एटम के देखो, इसके लेफ्ट में 2 सोडियम के एटम है जो इसको लेफ्ट में खींचेंगे, है ना। उसके बाद इसके राइट में एक सोडियम का एटम है जो इसको राइट में खींचेगा, है ना। इसके ऊपर एक सोडियम का एटम है, इसके नीचे एक सोडियम का एटम है ना। अब अगर सॉलिड रहेगा ये, तो इसके आजू बाजू भी बहुत सारे, आगे भी रहेगा, पीछे भी एटम्स रहेंगे, इंक्लाइंड ये डायरेक्शन में भी रहेंगे, ये डायरेक्शन में भी रहेंगे, है ना। ये वाला एटम भी इसको इधर खींचेगा, ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये वाला, है ना। हर डायरेक्शन से इस पे फोर्स आ रहा है ना। तो अब देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे इस डायग्राम के लिए, तो अब इसके लेफ्ट में 2 सोडियम एटम है और राइट में 1 है, तो लेफ्ट में फोर्स ज्यादा रहेगा इसके लिए, है ना। उसी तरह से इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड सेम फोर्स है कि नहीं। तो इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो अलग रहेंगे, है ना। अब इसके कंपैरिजन में हम लोग इस सोडियम एटम की बात करेंगे, तो इस सोडियम एटम का क्या है, इस सोडियम एटम के देखो, ऊपर एक सोडियम एटम, नीचे एक सोडियम एटम, है ना। लेफ्ट में 1 सोडियम एटम है और राइट में 2 सोडियम एटम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट में 2 सोडियम एटम है तो राइट साइड में इसके ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा, है ना। तो इस तरह से हर एक जो सोडियम एटम है उसकी पोजीशन अलग अलग है क्रिस्टल में, है ना। अब पोजीशन अलग अलग रहने की वजह से उसके ऊपर जो फोर्सेस आएंगे, है ना, जो फॉरेन फोर्सेस जिसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, जो फॉरेन फोर्सेस हर एक सोडियम एटम पे आएंगी वो अलग अलग रहेगी, है ना, क्योंकि उनकी पोजीशन क्रिस्टल में हर एक सोडियम एटम की पोजीशन अलग अलग है ना। तो इस वजह से हर एक जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ना, हर एक जो ऑर्बिट है, हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी जो फोर्सेस आ रही है वो अलग अलग है। तो इसलिए उसकी एनर्जी भी कैसी रहेगी, अलग अलग रहेगी, है ना। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग रहेगी। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे 1s लेवल पे यहाँ पे एक लाइन से बताया हम लोगों ने ना। अब अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं हम लोग आइसोलेटेड आइटम की, ये किसके लिए था, आइसोलेटेड आइटम के लिए था, है ना। अब हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल की, है ना। अब सोडियम के क्रिस्टल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम कैसा हो जाएगा। अब ये 1s है तो 1s का क्या हो जाएगा, 1s का जनरली ज्यादा चेंज नहीं होता, क्योंकि 1s लेवल जो होता है ना वो न्यूक्लियस से बहुत नजदीक होता है, तो उसपे न्यूक्लियस का फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना कि बाहर के एटम के फोर्स से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे एनर्जी उतना चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर 2s लेवल पे देखें हम लोग, तो 2s लेवल पे न्यूक्लियस की एनर्जी थोड़ी कम होती है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अफेक्ट हो गए फॉरेन फोर्सेस से, है ना। तो अब यहाँ पे एक सिंगल लाइन आएगी क्या एनर्जी की, नहीं आएगी, क्योंकि जो 2s पे जो जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन है ना, 2s सब लेवल पे जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी अब क्या हो गई, अलग अलग होगी सबकी, है ना। एक लाइन से बता सकते क्या, नहीं बता सकते, क्योंकि एनर्जी सबकी क्या हो गई, अलग अलग, क्योंकि सब पे जो फोर्सेस आ रहे हैं वो अलग अलग, सबकी पोजीशन अलग अलग, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एक लाइन नहीं होते हुए क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगे ऐसे ना, नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेंगे, है ना। तो बहुत क्लोजली स्पेस रहेंगे लाइन में। उसी तरह से अभी 2p लेवल पे भी जितने सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, अब सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगे। और क्रिस्टल में एक एटम है क्या, नहीं, बहुत सारे एटम है ना। तो जितने सारे एटम्स है उतने सारे, बहुत सारे एटम्स है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है उनके, है ना। तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी लाइंस भी क्या आ जाएगी, बहुत सारी एनर्जी लाइंस आ जाएगी, है ना। एक एनर्जी लाइन रहेगी क्या, नहीं रहेगी, बहुत सारी एनर्जी लाइंस यहाँ पे देखने को मिलेगी हम लोग को, है ना। और अब देखो, सब में जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग सोडियम की बात कर रहे हैं तो 3s जो लेवल है ये इसका आउटर मोस्ट लेवल है, सब में बाहर का लेवल है 3s लेवल, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना। तो इसकी जो एनर्जी लाइन रहेगी, है ना, यहाँ पे इसका भी हम लोग को कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, बहुत सारे एनर्जी लाइन दिखेंगे, है ना। तो भी बहुत सारे एनर्जी लाइंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एनर्जी लाइंस कितने रहेंगे,
बहुत सारे रहेंगे जितने एटम्स है ना, क्योंकि देखो एक एटम में एक आउटर मोस्ट 3s लेवल में एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब जितने एटम्स रहेंगे है ना उतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 3s लेवल में है ना। तो उतने जितने एटम्स है उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे है ना, और उतने नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेंगे। यहां तक समझ में आया कि भाई पहले सिंगल एटम था, एक सिंगल एटम की बात कर रहे थे, आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे थे, कोई अदर फॉरेन फोर्सेस नहीं थे उस पे, हर एक इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ न्यूक्लियस का फोर्स था, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम थी है ना। तो वहां पे वो हम लोग को एक लाइन से दिख रहा था है ना, एनर्जी उसकी जो डायग्राम है वो एक लाइन में दिख रही थी। अब यहाँ पे सिंगल एटम नहीं है, बहुत सारे एटम है, मिलियंस ऑफ एटम आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत सारे एटम है हर एक एटम के है ना। तो इसलिए हर एक एटम की पोजीशन यूनिक हो गई, हर एक एटम की पोजीशन अलग अलग है ना, और हर एक एटम पे जो फोर्सेस आने वाले हैं वो भी अलग अलग हो गए है ना। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हर एक एटम का जो सबशेल है उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे जो एनर्जी आएगी वो भी अलग अलग रहेगी। तो हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग, तो इसके लिए हर एक एटम के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लाइन है वो अलग अलग आएगी है ना। तो इस तरह से नंबर ऑफ एनर्जी लाइंस को हम लोग मिला देंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी बैंड बोलेंगे है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी बैंड बोलते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे इतने सारे लाइंस हम लोग को दिख रहे हैं। अब स्पेशली देखो जो हमारा ये 2s लेवल 2p लेवल है इससे ज्यादा हम लोग को कंसल्ट नहीं होता है, ज्यादा कंसल्ट हम लोग को होता है सब में आउटर मोस्ट लेवल जो है ना, ये वाला है ना, सब में आउटर मोस्ट लेवल है ना। सोडियम की बात कर रहे हैं हम लोग, आउटर मोस्ट लेवल क्या है, 3s लेवल है यहाँ का है ना। अब ये 3s का जो बैंड बना है ना, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे तो 3s जो है ये 3s में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, 2 होने चाहिए ना। 3s का कैपेसिटी क्या है, 3s2 है ना, ये 3s2 इसका कैपेसिटी 2 का है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ये सब शेल में है ना। लेकिन सोडियम के लिए फिलहाल कितने होते हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। होने कितने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब ऐसे जितने भी इधर एटम्स है सोडियम के वो क्रिस्टल में है ना, उतने नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे दिखेंगे है ना। लेकिन ये जो बैंड है ये कैसा रहेगा, ये डायग्राम कैसा रहेगा, आधा खाली रहेगा है ना। क्यों आधा खाली रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है मतलब आधा ये भरा हुआ रहेगा ऐसे है ना, और आधा क्या रहेगा, खाली रहेगा। जनरली आधा एम्प्टी रहेगा और आधा भरा हुआ रहेगा है ना। तो अब ये जो खाली बैंड है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ये होता है कंडक्शन बैंड, और जो भरा हुआ है ये होता है वैलेंस बैंड है ना। अब इसको वैलेंस बैंड क्यों बोलते हैं, इसको वैलेंस बैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं ना। तो ये जो वैलेंस बैंड होता है इट कैरीज ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस क्रिस्टल है ना। ये क्रिस्टल के जितने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस बैंड में है ना। और ये वाला जो खाली वाला बैंड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन बैंड क्यों बोलते हैं। खाली मतलब पूरी तरह से खाली नहीं होता है वो भी है ना, जनरली खाली होता है लेकिन पूरी तरह से खाली वो भी नहीं होता है ना। तो ये जो कंडक्शन बैंड है इसको कंडक्शन बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तब वहां पे कंडक्शन होगा है ना। तो कंडक्शन किसके थ्रू होने वाला है, कंडक्शन बैंड के थ्रू होने वाला है, क्योंकि वो एम्प्टी है, वहां पे जगह है इलेक्ट्रॉन को आने के लिए है ना। इलेक्ट्रॉन जब वहां पे आएंगे तो कंडक्शन होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कैसे बैंड फॉर्म होता है, कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं, वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं ना। अब ये समझ में आपस से हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग है ना। और एक डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग को देखने मिलेगी किसकी, सेमीकंडक्टर की। अब देखो अकॉर्डिंग टू द बैंड है ना, अकॉर्डिंग टू द बैंड्स वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड हम लोग कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को, वो देखेंगे हम लोग है ना। जनरली जो कंडक्टर्स होते हैं इनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करता है, आपस में ओवरलैप करता है। ऐसे ओवरलैप करता है बोलो, या फिर इसके बैंड्स के बीच में कोई गैप ही नहीं होता है। अब ये हमारा वैलेंस बैंड है जो भरा हुआ है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे, दिस इज आवर वैलेंस बैंड।
और ये जो खाली है, एम्प्टी है, ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड है। दोनों के बीच में गैप है क्या? नहीं है, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, है ना। ये किस में होता है? कंडक्टर में होता है ना। तो इस तरह से हम लोग कंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल हुज वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप टू ईच अदर और देयर इज नो गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, है ना। दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टर्स, है ना। उसी तरह से अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप होता है ना। लेकिन ये गैप कैसा होता है? इट इज अ हेल्दी गैप, है ना। हेल्दी गैप मतलब विच कैन बी ओवरकम बाय द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। जो वैलेंस बैंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे, है ना, ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। ओके, अब ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको क्या बोलते हैं? इसको एनर्जी गैप बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप या फिर फोरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। जनरली जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर के बीच में का जो एनर्जी गैप होता है, इट शुड बी लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट, है ना। कितना होना चाहिए? लेस देन 3 इलेक्ट्रोवोल्ट होना चाहिए ना। 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम रहेगा तो सेमीकंडक्टर रहेगा, है ना, और 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा रहेगा तो वो इंसुलेटर में चला जाएगा, इंसुलेटर कैटेगरी में चला जाएगा, है ना। ये फोरबिडन एनर्जी गैप होता है ना। और ये जो गैप होता है ये हेल्दी गैप होता है, मतलब इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और कंडक्शन वहां पे होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, है ना। तो ये जो गैप होता है वो ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है, एक मिनिमम गैप होता है। जनरली अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन में 1.2 या 1.12 इलेक्ट्रोवोल्ट इसका गैप होता है और जर्मेनियम में 0.66 या 0.67 इलेक्ट्रोवोल्ट गैप है उसका। अब तीसरा आता है हमारा इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में ये गैप बहुत ही ज्यादा होता है ना। ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये है हमारा वैलेंस बैंड और ये दोनों के बीच में जो फोरबिडन एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ही ज्यादा गैप होता है, जिसके वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके यहाँ पे नहीं जा पाते हैं। जंप करना भी है तो बहुत ज्यादा एनर्जी उनको लगेगी, है ना। तभी भी कुछ होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन ना, कुछ होते हैं जो ये जंप को भी गैप करके यहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, है ना। उतने से इलेक्ट्रॉन से एनर्जी फ्लो होगी क्या? उतने से इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन होगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी क्या? नहीं होगी, वो बहुत कम होते हैं ना। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए हमको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो फ्लो हो फटाफट, है ना, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी।